अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम जमात नहुम हिस्सा नसर से दूसरा सबक पौष की रात पढ़ेंगे, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। पौष की रात, जिसे मराठी में पौष कहते हैं। पौष क्या होता है? फसली सन का 9वां महीना, जो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान होता है। तो देखते हैं पहली बात। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत से दहक़ां को मयस्सर न हो रोज़ी, जिस खेत से दहक़ां को मयस्सर न हो रोज़ी, इस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। दहक़ां, दहक़ां के माना है किसान। खोशे गुंदम, गुंदम के माना क्या है? गेहूं के हैं, लेकिन यहाँ पर मुराद अनाज से लिया गया है। जिस खेत से किसान को रोज़ी मैसर नहीं होती, उस खेत के हर खोशे गुंदम को जला दो। हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात हैं। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये निहायत अफसोसनाक बात है कि सबके लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर खुद मुफलिसी और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए अल्लामा इक़बाल अपने शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोज़ी ना मिले, उस खेत को आग लगा देना चाहिए। कहानी पौष की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की इबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबक़े की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 70 साल बाद आज भी किसानों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं आया। उस ज़माने में वो महाजनों से क़र्ज़ लेते थे और उनकी सारी उम्र क़र्ज़ चुकाने में गुज़र जाती थी। आज वो बैंकों से क़र्ज़ लेते हैं और उस क़र्ज़ को अदा करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात वो क़र्ज़ अदा न कर पाने के खौफ से अपनी जान तक दे देते हैं। ये बात हमारे लिए कोई नई नहीं है। हम आए दिन अखबारात में इस तरह की ख़बरें पढ़ते हैं कि किसी किसान ने अपने क़र्ज़ के लिए ख़ुदकुशी कर ली। जान पहचान देखिए। प्रेमचंद को मुत्तफ़क़ा तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफ़साना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के एक गांव लम्ही में पांडेपुर में 13 जुलाई 1880 को पैदा हुए। उनका असल नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। तो मुंशी प्रेमचंद का असली नाम था धनपत राय, लेकिन जब आपने अदबी ज़िंदगी में क़दम रखा और जब आप अफ़साने लिखने लगे, तो आपने एक क़लमी नाम लिया नवाब राय। फिर वो प्रेमचंद के क़लमी नाम से लिखने लगे। नवाब राय के नाम से आपने चंद अफ़साने लिखे, उसके बाद आपने प्रेमचंद के नाम से अफ़साने लिखने लगे और इसी नाम से मशहूर हुए। इब्तदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने का शौक़ था। 1908 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाया हुआ। कब? 1908 में आपने कहानियाँ लिखी और उसका पहला मजमुआ जो शाया हुआ उसका नाम था सोज़े वतन, जिस पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा अफ़साने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गौदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न अहम हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रेमचंद की जिन अफ़सानों की किताब नावल जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, उसमें गौदान
का शुमार किया जाता है। उनके अफसानों का एक एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है, सरशार भरा हुआ। वो 8 अक्टूबर 1936 को इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अब यहाँ पर आपको बताया गया है अफ़साना। अफ़साना क्या होता है? दरअसल ये जो लिखा गया है पौस की रात, वो एक अफ़साना है। अफ़साना क्या होता है? उर्दू की बयानिया असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को मिली। अफ़साने के ज़रिए फ़र्द की ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक नफ्सियाती या जज्बाती कैफ़ियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है। अफ़साने की कोई ख़तई तारीफ़ मुमकिन नहीं है, इसकी मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। मसलन अफ़साना किसी एक वाक़े का बयान होता है जिसमें इब्तिदा, औसत और अंजाम होता है। अफ़साने में वाक़यात का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंज़र व माहौल की पेशकश बहुत नपीतुली और तासुर से भरपूर होनी चाहिए। अफ़साने के फ़न में प्लॉट, किरदार, ज़मान व मकान, मरकज़ी ख़याल और उसलूब की ख़ास अहमियत है। तो चलिए, मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है ये अफ़साना, उसको हम देखते हैं। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दूं। किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, उसे दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पौष की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो कि फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं हैं। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा। शहना कौन है? शहना किसे कहते हैं? लगान उसूल करने वाला। शहना आया है, जिससे इसने क़र्ज़ लिया था हल्कू ने, वो आया है, उसे पैसे देने हैं। जो तुम्हारे पास है वो दे दो ताकि मैं उससे छुटकारा हासिल कर सकूं। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी तो उसने क्या कहा कि 3 रुपये हैं, उसे अगर हम दे देंगे तो हम कंबल कहाँ से ख़रीदेंगे? माघ पौष की रात खेत में कैसे कटेगी? माघ पौष क्या है? ये हिंदी सन का 11वां महीना है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। उसे कह दो कि 2 फसल जब हो जाएगी तब हम उसे पैसे दे देंगे। हल्को थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पौष सर पर आ गया है, बग़ैर कंबल के रात को वो किस तरह खेत में नहीं सो सकेगा। मगर शहना मानेगा नहीं, वो घिड़कियाँ देगा, गालियाँ बकेगा, बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टल जाएगी। ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया और खुशामदाना लहजे में बोला, ला दीदी, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई तदबीर सोचूंगा। वो थोड़ी देर हल्कू चुपचाप वहाँ खड़ा रहा। फिर उसे ऐसा लग रहा था कि पौष की रात तो सर पर है, अगर मैंने इस वक्त कंबल नहीं ख़रीदा तो मैं खेत में जाकर अपने फसल की रखवाली भी नहीं कर सकूँगा और ना रात गुजार सकूँगा। फिर उसको ख्याल आता है कि अगर मैं शहना को पैसे नहीं दूँगा तो वो मुझे गालियाँ देगा, और फिर उसे बुरा लगता है कि उन गालियों से तो बेहतर है कि मैं उसको पैसे दे दूँ ताकि मेरे सर से वो क़र्ज़ अदा हो जाए। वो कुछ सोचकर अपनी बीवी के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तू वो पैसे दे दे, कम से कम मैं उससे बच तो जाऊंगा, और हम सोचते हैं कि कंबल के लिए कुछ और कर लेंगे। मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, ज़रा सुनो तो कौन सी तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? ना जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर कर काम करो, पैदावार हो तो उससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपये ना दूंगी। तो मुन्नी बज़िद है, वो अपने शौहर से वो कहती है कि तुम कौन सी तदबीर करने वाले हो? ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कौन सी तदबीर है कि जिसे तुम करने वाले हो और
इस वक्त हमको कंबल कौन खैरात में दे देगा। और फिर कहती है कि पता नहीं उसके कितने रुपये हैं कि अदा ही नहीं होते, हम बस देते चले जा रहे हैं, देते चले जा रहे हैं, लेकिन सूद इतना ज़्यादा है कि हम असल रकम अदा ही नहीं कर सके। तो वो कहती है कि चलो तुम एक काम करो, इस खेती को छोड़ दो, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, पैदावार होंगी तो उससे बाकी अदा करेंगे। बाकी क्या है, यहाँ पर सूद है। तो चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, ऐसी खेती का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तुम्हें पैसे हरगिज़ नहीं दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं? मुन्ने ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। उसने ताख पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो, मज़दूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। पहले तो वो गुस्सा करती है, डांटती है, पैसे देने से इनकार करती है, लेकिन हल्कू कहता है कि वो मुझे गालियाँ देगा। तब उसे बुरा लगता है, फिर भी वो थोड़ा सा तंज़िया अंदाज में कहती है कि क्या उसके बाप का राज है। लेकिन फिर उसका गुस्सा भवें ढीली पड़ जाना, यानी गुस्सा ख़त्म हो जाना। उसने पैसे ताख पर से उठाए, हल्कू के हाथ पे रख दिए और उससे कहा कि तुम अब खेती छोड़ दो, कुछ मज़दूरी सीख लो ताकि हम चैन से ज़िंदगी गुजारेंगे और चैन की रोटी खाएंगे, कोई आकर हमें इस तरह से डांट डपट कर पैसे नहीं ले जाएगा। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला कि मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। तो सोचिए कि उस वक्त कितनी गुर्बत थी। आज से 70 साल पहले ये अफसाना लिखा गया है, तो उस वक्त 3 रुपये की कितनी ज़्यादा अहमियत थी, आज के तकरीबन 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा की। हल्कू ने रुपये लिए, वो बाहर चला गया, कलेजा निकाल कर देने जा रहा हो, यानी बहुत प्यारी चीज़ को अपने वो मजबूरी में किसी को दे रहा है। तो उसने क्या किया था, एक एक पैसा जोड़कर 3 रुपये जमा किए थे और आज वो 3 रुपये भी उसके हाथ से निकले जा रहे हैं। पौष की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठरे हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओख की पत्तियों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सर्दी से कूं-कूं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद न आई। अभी अफसाने का दूसरा रुख है। पौष की रात है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड की रात है। आसमान पर यहाँ पे तशबीह दी गई है कि आसमान पर भी ऐसा लग रहा था कि तारे सिमटे सिमटाए बैठे हैं। हल्कू अपने खेत में गया। ओख यानी गन्ना, ओक के पत्तों की उसने छतरी के नीचे बांस के खटोले पर एक पुरानी चादर ओढ़े हुए था, क्योंकि उसके पास कंबल लेने के लिए पैसे नहीं थे और इस सर्दी की वजह से वो बहुत कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका एक साथी कुत्ता था जिसका नाम था जबरा। वो भी सर्दी की वजह से पेट में मुंह डालकर कूं-कूं की आवाज़ कर रहा था और दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लग रहा है? कहा तो था कि घर में प्याल पर लेट रहे, तू यहाँ क्या लेने आया है? अब खा सर्दी। मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूं। दौड़ते हुए आगे आगे चले आए, अब रो अपनी नानी के नाम को। हल्कू ने अपने जबरा से, जो उसका पालतू कुत्ता है, उससे वो बातें करने लगा। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा कि जबरा, तुझे बहुत ज़्यादा जाड़ा लग रहा है। प्याल के माने हैं घास फूस का बिस्तर। तो मैंने तुझसे कहा था कि तू घर पर ही लेट जा, लेकिन तू मेरे पीछे चला आया। तुझे क्या लग रहा था कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ?
अब आ गया है तो चल देख ले, इस बात का मज़ा भी ले ले। अब अपनी नानी के नाम से रो, यानी अब तुझे पता चला कि मैं किस लिए खेत पर आ रहा था। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो समझ गया था कि उसकी कूं की आवाज़ से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकाल कर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पुछवा हवा ना जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आती है। उठूं, फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। बात करने के लिए अब कोई था तो नहीं, तो वो अपने जबरा से ही बात कर रहा था। उसने क्या किया कि जबरा के पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और सहलाते हुए उससे कहा कि ठीक है, आज तो तू मेरे साथ आ गया, पर कल मेरे साथ मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड है और पुछवा हवा, पुछवा यानी पश्चिम या मगरिब से चलने वाली हवा, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने साथ बर्फ़ को लेकर आई है और हम दोनों बर्फ़ में बैठे हुए हैं। फिर उसने उठूं मैं एक चिलम भरूं, यानी उसने चिलम थोड़ी सी जलाई भरने के लिए कि किसी तरह से मैं उसको रात तो कटेगी। हल्कू उठा और गड्ढे में से ज़रा सी आग निकाल कर चिलम भरी ताकि उसको थोड़ी सी गर्मी महसूस हो, इसलिए वो चिलम पीने लगा। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ ज़रा मन बहल जाता है। तो वो एक छोटी सी चीज़ है, उससे उसको कुछ गर्मी ख़ास महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन उसने क्या किया कि ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा दिल को, मन यानी दिल बहल जाता है कि हम कुछ गर्म पी रहे हैं। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पे रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी सांस गर्म करने लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी उस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। यानी उस रात बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत सर्दी थी। वो ये सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी चिलम पी लूँगा, उससे मुझे गर्मी महसूस हो जाएगी और मैं थोड़ा आराम से सो जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर्दी से उसका कलेजा उसको कभी छूटने लगी और वो कभी इस करवट लेटता तो कभी उस करवट लेटता, और जाड़ा भी इतना ज़्यादा था कि वो अपने आप को उससे महफूज नहीं कर पा रहा था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफ़रत न थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक ज़र्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक की इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नाचीज़ समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्पर से बाहर आकर भौंकने लगा। फिर क्या हुआ कि हल्कू ने जबरा को अपने गोद में उठा लिया। उसे कुत्ते से बिल्कुल नफ़रत नहीं थी, वो उससे बहुत प्यार करता था। उन दोनों की दोस्ती बहुत अलग किस्म की दोस्ती थी। और जैसे ही वो उसको प्यार करने लगा तो जबरा को ऐसे लगा कि उसे सारी जो एक खालिस उसकी जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने जबरा के दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी। उसको ऐसा लग रहा था कि ये हवा के ठंडे झोंके भी उसे अब ज़्यादा परेशान नहीं कर सकेंगे। उसी दौरान जबरा ने किसी जानवर की आवाज़ सुनी और झपट कर उस छप्पर से बाहर आ गया और ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फ़ौरन फिर दौड़ता। फ़र्ज़ की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। अब वो दोनों रात में क्या कर रहे थे? अपनी फसल की निगरानी कर रहे थे, लेकिन जाड़े और बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से उनसे जागा भी नहीं जा रहा था और सोया भी नहीं जा रहा था। अब उसी दौरान उसने क्या किया, जानवर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो कई बार बाहर जाकर भौंकने लगा।
तो उसका जो फ़र्ज़ था, उस फ़र्ज़ ने उसे बेचैन कर रखा था कि कोई जानवर इधर ना आए और वो उसके मालिक की फसल को ख़राब ना कर सके। आगे देखिए, 1 घंटा गुज़र गया, सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम ना हुई। ऐसा मालूम हो रहा था कि सारा खून मुंजमद हो गया है। मुंजमद हो जाना, जम जाना। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सितारे अभी अपना निस्फ दौरा भी ख़त्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। इस तरह से भौंकने में, जागने में, सोने में 1 घंटा गुजर गया। सर्दी और शदीद हो गई। हल्कू फिर उठ बैठा। अब कि उसने क्या किया कि अपने दोनों घुटनों को अपने छाती से मिलाकर वो बैठ गया। फिर भी सर्दी कम नहीं हुई, यानी सर्दी को कम करने की हर मुमकिन वो कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्दी अपने उरूज पर थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा खून जो है जिस्म में जम जाएगा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा कि अभी और कितनी रात बाकी है, लेकिन जब आसमान पे नज़र डाली तो निस्फ दौरा भी सितारे पूरा नहीं कर पाए थे, यानी अभी काफ़ी रात बाकी थी। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो चुका था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं जाता। उसने क्या किया कि सर्दी बहुत बढ़ने की वजह से वो सो भी नहीं पा रहा था। तो उसने देखा कि सामने पत्तियां झड़ी हुई थी। पतझड़ का मौसम था और पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। उसने सोचा कि मैं वहाँ से थोड़ी सी पत्तियां लाऊंगा, आग जलाऊंगा और उसे ताप कर रात गुजारूंगा। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं वहाँ कोई भूत प्रेत ना हो, या फिर कोई जानवर ही उसमें छुपा हुआ ना हो जो उसे नुकसान पहुँचा सके। ये भी डर उसे खाए जा रहा था। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें, टाँटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। फिर उसने क्या किया, अरहर क्या है, तुअर की दाल को कहते हैं। अरहर के खेत में गया, वहाँ से कुछ पौधे उखाड़े, उनकी एक झाड़ू बनाई और उसमें क्या किया, सुलगता हुआ उपला डाल दिया। उपला यानी गोबर। फिर वो बाग की तरफ चला गया। तो जबरा ने उसे जाते हुए देखा तो वो भी उसके करीब आया। हल्कू ने कहा कि अब मुझसे बिल्कुल बैठा नहीं जा रहा है, चलो जबरा हम क्या करते हैं, बाग में चलते हैं, पत्तियों को बटोरेंगे, उसे आग लगाएंगे, उससे तापेंगे तो हमारे अंदर थोड़ी सी गर्माहट आएगी, तब जाकर हमें नींद आएगी। जबरा ने कूं करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। तो वो दोनों मिलकर बाग की तरफ गए। वहाँ काफ़ी अंधेरा था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टपक रही थी। एकाएक क्या हुआ कि मेहंदी के फूलों की खुशबू लेकर एक झोंका आया, जिसे हल्कू ने महसूस किया। उसने जबरा से कहा, क्या तुमने उस खुशबू को महसूस किया? जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। वो इसे छिचोड़ रहा था। छिचोड़ना यानी चूसना। लेकिन जबरा ने हल्कू की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसे क्या मिला, ज़मीन पर एक हड्डी मिल गई और उसे चूसने में मसरूफ़ हो गया। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। अब उसे सर्दी महसूस बहुत हो रही थी, पर उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि क्या किया, वो पत्तियां बटोरने लगा, एक ढेर लगा दिया
और हाथ उसके ठिठुर रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से उसके हाथ बिल्कुल शल हो चुके थे। लेकिन उसने पत्तियों का एक पहाड़ खड़ा किया। अब इसी अलाव में वो क्या करने वाला था? अलाव किसे कहते हैं? आग के ढेर को कहते हैं। उस में वो आग जलाकर तापने वाला था। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद होती है। थोड़ी देर में आग जल गई, रोशन हो गई और ऊपर को उठने लगी। इस हिलती हुई रोशनी आग की ऐसा मालूम हो रहा था कि वो सारे बाग को रोशन किए हुए है और इस अंधेरे को उसने कहीं दूर भगा दिया है। तारीकी के इस अथाह समंदर में, तारीकी यानी अंधेरा, अथाह यानी गहरा, उसको क्या है? समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद उसको महसूस हो रही थी। हल्कू आग के सामने बैठा आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी की इस बेपायां ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा ना सकता था। बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से वो बहुत परेशान हो गया था। लेकिन जब आग लगी, आग से थोड़ी सी गर्माहट उसके जिस्म में महसूस हुई तो उसने क्या किया? अपने बगल की चादर निकाली, उसे बाजू रखा और दोनों पांव फैलाए। गोया वो क्या कर रहा था कि सर्दी को ललकार कर कह रहा था कि तेरे जी में जो आए अब वो तू कर। सर्दी की इस बेपाया यानी बहुत ज़्यादा ताकत पर उसने क्या किया था? मानो थोड़ी सी फतह हासिल कर ली थी। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही? जबरा ने कूकू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले ये तदबीर नहीं सूझी तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने दुम हिलाई। वो जबरा से पूछने लगा कि अच्छा किया ना हमने आग जलाई, अब हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। तो जबरा मानो उसे कह रहा है कि अब तक जब ये दिमाग में तुम्हारे तरकीब थी तो इसे पहले ही सोच लेते, हम क्यों इतनी रात तक बर्दाश्त कर लेते। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दावा ना करूँगा। अब दोनों में शर्त लगती है, उनको किसी तरह से वो रात गुजारनी है। तो उन दोनों में शर्त लगती है कि हम क्या करेंगे, आग पर से, अलाव पर से कूदेंगे और देखेंगे कि कौन उस पार जाता है। जबरा ने खौफज़दा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी। तो जबरा की आंखों में वो आग, खौफनाक आग नज़र आ रही थी और वो उससे कह रहा था कि अगर तुम मुन्नी से कल इस बारे में किसी किस्म की कोई बात नहीं करोगे वरना वो खामखा मुझसे नाराज़ होगी और लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में ज़रा सी लिपट लग गई पर वो कोई बात ना थी। जबरा अलाव के गिर्द घूम कर उसके पास आ खड़ा हुआ। अब इसने उसको पार कर लिया, लेकिन जबरा ने क्या किया, वो उसके बाजू से आगे निकल गया। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी मालूमात हैं जिसे हम देख लेते हैं। प्रेमचंद ने अपने नावलों और अफसानों में किसानों की मुफलिसी पर बहुत लिखा है। पौष की रात में भी हल्को महाजन के खर्च से परेशान है, मगर 1000 परेशानियों के बावजूद प्रेमचंद के ज़माने में किसी किसान ने कभी ख़ुदकुशी नहीं की। मगर आजकल हम आए दिन सुनते और पढ़ते रहते हैं कि हमारे मुल्क के किसान बैंक के कर्ज से तंग आकर ख़ुदकुशी कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये उभरता है कि हमारी बैंकों का निज़ाम महाजनी सूद के निज़ाम से ज़्यादा शफ़ाफ़ यानी जालिम। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रेमचंद के ज़माने में भी ऐसा था, लेकिन उस वक्त किसान ने ख़ुदकुशी नहीं की। जैसे आज हमारे पास जो बैंकों का निज़ाम है, क्या वो उस महाजनी निज़ाम से ज़्यादा जालिम है जिसके क़र्ज़ के बोझ तले किसान ख़ुदकुशी करने पर भी मजबूर हो रहा है। आगे देखिए,
पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर ज़रा जाग उठती थी, फिर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती। यानी पत्तियां सूखी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से जल भी गई। फिर दोबारा वही मौसम आ गया, यानी हवा के झोंके से ज़रा ज़रा आग कहीं कहीं उठती नज़र आ रही थी, लेकिन वो फिर बुझ चुकी थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबाए लेती थी। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी गर्माहट आग के जलाने से उसके अंदर महसूस हुई, तो उसने गीत गुनगुनाना शुरू किया। लेकिन जूं जूं सर्दी बढ़ती जा रही थी, फिर उसे सुस्ती ने घेर रखा था। दफतन यानी अचानक जबरा ज़ोर ज़ोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक कौल उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। उसके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही हैं। अब सर्दी के बाद जब गर्मी उसके जिस्म में आ गई तो थोड़ी सी सुस्ती भी आ गई। अचानक क्या हुआ, जबरा ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। हल्कू को ऐसा लगा कि जानवरों का गौल उसके खेत में आ गया है। शायद उसने ऐसा महसूस किया कि शायद नील गाय है। उसके कूदने की, उसके दौड़ने की आवाज़ भी उसने सुनी, लेकिन थोड़ी सी गर्माहट उसके जिस्म में आ गई थी आग को तापने की वजह से, इसलिए उसको थोड़ी सी नींद आने लगी, ऊँघ आने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। तो उसको अपने दोस्त पर बहुत भरोसा था। उसने सोचा कि अगर कोई इधर आ भी जाता है तो जबरा उसे आने नहीं देगा, वो उसको नोच डालेगा, फाड़ डालेगा। तो लेकिन फिर वो उसकी आवाज़ की तरफ ध्यान देता है और उसको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये मेरा ही गलत फहमी थी, मेरा धोखा था, ऐसे कोई जानवर इधर आने वाला नहीं है। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब ना दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। कैसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका पीछा करना उसे पहाड़ मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से ना हिला, बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हुलू हुलू हो हा हा। अब उसे क्या लग रहा था, जानवरों के चरने की आवाज़ उसे करीब महसूस हो रही थी। वो अपने आप को धोखा नहीं दे सकता था, पर उसे अब वहाँ से हिलना जहर मालूम हो रहा था। जहर मालूम होना यानी बुरा लग रहा था उसे। अब उसका जिस्म गरमाया हुआ था, इसलिए उसको उठने के लिए उसका दिल नहीं चाह रहा था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि जाड़े में ऐसा क्यों होता है कि मुझे जानवरों को भगाना पड़ता है, उनका पीछा करना पड़ता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पहाड़ मालूम हो रहा था, यानी उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वो अपनी जगह बैठा रहा। उसने वहाँ से हिलाने के लिए, जानवरों को भगाने के लिए एक गीत, वो हुलू हुलू हो हा की आवाज़ें करने लगा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर उसका सत्यानाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर एकाएक हवा का एक ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। यानी ये क्या थी, एक आजमाइश थी। एक तरफ उसका दोस्त जबरा ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था, फसल पूरी तैयार की हुई थी और जानवर उसका सत्यानाश कर देना यानी बर्बाद कर देना, उसे बर्बाद किए हुए थे। हल्कू ने पक्का इरादा किया कि वो अब जाएगा और वहाँ जानवर अगर कोई वहाँ है तो वो उसे वहाँ से हटा देगा। वो वहाँ से उठता है, 2-3 कदम चलता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक ठंडा झोंका उसके जिस्म को बिच्छू के डंक सा चुभ जाता है।
तो उसे वो सर्दी के बारे में सोचकर काँप जाता है। फिर वापस आ जाता है और अपने अलाव के पास बैठकर जो बुझी हुई आग है उसको कुरेद कुरेद कर अपने जिस्म को गर्म करने की कोशिश करता है। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास खामोश बैठा था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ लिया था। इसी राख के पास ज़मीन पर वो चादर ओढ़ कर सो गया। कितनी बेबसी है उसकी कि उसके दोस्त ने जानवर वहाँ आए, नीलगायों ने उसके खेत का सफाया भी कर डाला, लेकिन वो वहाँ से उठ नहीं सका। वो खामोश बैठा रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि अफसुर्दगी उसको चारों तरफ से पकड़े हुए है। उसने क्या किया, उसी राख के पास अपनी चादर लगाई और वहीं वो सो गया। सवेरे जब उसकी आँख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहाँ आकर मर गए, इधर सारा खेत चौपट हो गया। यानी रात जो जबरा भौंक रहा था वो गलत नहीं था। वहाँ पर जानवर आकर उसके खेत को, उसकी फसल को तबाह कर चुके थे, लेकिन वो सर्दी की वजह से उठ ना सका। सुबह होती है, मुन्नी वहाँ पहुँचती है, वो अपने खेत का हाल देखती है, उसे बहुत बुरा लगता है। वो आकर कहती है कि तुम कहाँ मर गए थे, वहाँ पर गायों ने सारा खेत चौपट कर दिया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? यानी उसको अचानक उसको जैसे बहुत ताज्जुब हुआ। वो कहता है कि क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुंडियाँ डालने से क्या फ़ायदा? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। उसे रात सर्दी की वजह से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मुन्नी के सामने उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उसने झूठा बहाना किया कि मैंने क्या किया, रात में मेरे पेट में बहुत दर्द उठ गया था, मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। डांडा यानी किनारा। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं और जबरा मुंडिया के नीचे चित पड़ा है। गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। उसने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। यानी रात जबरा जो भौंक रहा था, उसने क्या किया था, अपने मालिक की फसल को बचाने के लिए नील गायों से मुकाबला किया था और इस मुकाबले में उसने अपनी जान गंवा दी थी। वो दोनों वहाँ पर आए, खेत की तरफ देखा तो मुन्नी के चेहरे पे उदासी छा गई। उसने कहा कि अब तुम क्या करोगे? मजूरी देकर माल गुजारी देनी पड़ेगी। यानी मजदूरी देनी पड़ेगी और माल गुजारी यानी सूद या लगान तुम्हें अब क्या करना पड़ेगा? शहना का जो सूद या लगान है वो मजदूरी करके चुकाना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान ना दूंगी। कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। अब एक तो 3 रुपये चले गए, इस साल कंबल भी नहीं आई, दूसरे काम भी नहीं हुए। अब इतनी ज़्यादा सर्दी है कि इस सर्दी में खेती का ये हाल हो गया है, अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे। तो वो कहती है कि अब जो लगान है, जो भी सूद है, उसको तुम मजदूरी देकर पूरा करो। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह दो, खेत जानवर चर गए, हम 1 पैसा ना देंगे। अब वो कहती है कि आज जाकर तुम्हें क्या करना है, शहना से कहना है कि अब हम तुम्हें 1 भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सारा खेत जानवर चर गए हैं। रात बड़ी गजब की सर्दी थी। गजब, इसका सही इमला होता है गज़ब। वो कहता है कि रात बड़ी गज़ब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? अब दोनों में फिर नोक झोंक होती है। वो कहती है कि तुम शहना से जाके खेत कह दो कि हमारे खेत जानवर चर गए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन
यहाँ पे हल्कू अपनी सफाई पेश करता है कि रात बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो गाली खाने की बात कह रही है। शहना को इन बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया हो, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे अपनी मालगुजारी चाहिए। तो वो उसकी बात को समझता है, लेकिन वो कहता है कि तू मुझे गालियाँ खाने की बातें करने को कह रही है। तेरा क्या मतलब है कि शहना हमारी बात को मानेगा? उसे इन बातों से कोई लेना देना नहीं। हमारा खेत अगर जानवरों ने खाया हो, चाहे उसमें आग लगी हो, चाहे ओले पड़े हों, उसे अपनी मालगुजारी से मतलब है। वो अपना सूद, अपना लगान लेकर ही रहेगा। तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। तो वो तंग आकर कहती है कि तुम अब खेती छोड़ दो, मुझे ऐसी खेती नहीं करनी है, मैं तंग आ चुकी हूँ इस खेती से। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा। तो हल्कू भी मायूस हो जाता है और वो भी कहता है, जीमी तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूँ। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूँगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, खेती का काम ना बिगाड़ूँगा। अब वो भी कहती है कि मैं भी तंग आ गया हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं इस खेती बाड़ी को छोड़ दूँ। तू सच कहती है कि मज़दूरी करना तो चाहता हूँ, पर जैसे ही मुझे मज़दूरी का ख्याल आता है तो मेरा दिल घबराने लगता है, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान का बेटा होकर मज़दूरी करना मुझे नहीं अच्छा लगता। अब चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए, दुर्गत यानी बुरी हालत हो जाए, मैं खेती का काम नहीं छोड़ूंगा। क़दीम ज़माने से लेकर आज तक किसानों के हालात में कोई सुधार नहीं आया। आज भी किसान क़र्ज़ के नाम पर, तो कभी सूद के नाम पर, तो कभी खुश्क साली के नाम पर, तो कभी सैलाब के नाम पर, तो कभी महंगाई के नाम पर ख़ुदकुशी कर रहा है। सबकी ज़िंदगी को खुशियाँ देने वाला किसान आज अपनी ज़िंदगी के अंधेरों से लड़ रहा है। तो ये उस वक्त का अफ़साना है 8 से 70 साल पहले, और आज भी हमारे किसानों के हालात में कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा है। तो उस वक्त की सच्ची तस्वीर आपके सामने मुंशी प्रेमचंद ने रखने की कोशिश की है। तो चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह आइंदा फिर एक नए सबक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।